ओके, आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी वाइंडिंग है और जाहिर है स्टार्टर वाइंडिंग है और स्टार्टर वाइंडिंग को ही हम लोग सप्लाई देते हैं। तो यहाँ एक्सटर्नल लाइन से हमने इसको सप्लाई दे दिया है, ठीक है। और पहले बता चुके हैं आपको कि स्टार्टर भले ही स्टार और डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है, सबका अपना अपना फायदा है, ठीक है। हम जानते हैं कि स्टार के केस में क्या होता है, स्टार के केस में क्या रिलेशन होगा, आपके फेज वाइंडिंग, आपके फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होगा स्टार के केस में। कोई भी एक फेज उठाएं, सपोज दैट आर फेज ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका VP यानी फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होगा, कैन एनीवन एक्सप्लेन? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क में थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, बताइए। एनीवन ट्राई? क्या फिर से? VL इज इक्वल टू √3 VPH। यस, ये क्यों होता है ये बताया गया आपको, ये क्यों होता है ये बताया गया है। हाँ, आवाज कट रही है। आवाज कट रहा है। एक तो नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यू इतना रहता है ना, ठीक है। चलो बाद में कभी इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे, ये सारी चीजें कि इसका मतलब क्या है, क्यों रहता है, क्या करंट का रिलेशन रहता है, ठीक है। इसका फायदा हम लोग उठाते हैं, इसका फायदा हम लोग उठाते हैं कहाँ, क्योंकि आपको पता है कि जब स्टार कनेक्टेड रहेगा, ये किसके लिए है, स्टार कनेक्शन के लिए। और वही डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो डेल्टा कनेक्शन में यही वोल्टेज रिलेशन बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कब, जब आपका डेल्टा कनेक्शन है। इसी का फायदा उठाते हैं। अभी आपको बताया ना कि स्पीड कंट्रोल को भी हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक स्टार्टर साइड से जो स्पीड कंट्रोल करेंगे, एक रोटर साइड से जो स्पीड कंट्रोल करेंगे। तो आपके स्टार्टर साइड से स्पीड कंट्रोल करने का एक तरीका ये भी है, इसका हम लोग फायदा उठाते हैं। एक बार वाइंडिंग को स्टार कनेक्टेड रखते हैं और रनिंग कंडीशन में आ जाता है तो डेल्टा कनेक्टेड रखते हैं, और इसी का स्टार्टर भी हम लोग बनाते हैं जिसको स्टार डेल्टा स्टार्टर बोलते हैं। आगे चल के बताएंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। शुरुआत में इस वाइंडिंग को स्टार कनेक्टेड रखते हैं और बाद में डेल्टा कनेक्टेड कर देते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं, बताएंगे उसको भी डिटेल से। लेकिन ये कहाँ होता है, स्टार्टर साइड, इसलिए इसको क्या करते हैं, जरूरत पड़ने पर हम स्टार्टर को स्टार कनेक्टेड भी कर सकते हैं, डेल्टा कनेक्टेड भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रनिंग कंडीशन में प्रीफर्ड डायरेक्शन हमारा स्टार कनेक्टेड है। बताएंगे क्यों, सारा एनालिसिस करके बताएंगे कि स्टार होता है तो क्या, डेल्टा होता है तो क्या, और क्यों स्टार कनेक्टेड ही रखना चाहते हैं नॉर्मल रेटिंग में, यानी नॉर्मल रनिंग कंडीशन में, यानी जब आपका स्पीड आपका रेटेड स्पीड के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी दिमाग में एक चीज बैठा लेना है, आपके स्टार्टर का कनेक्शन स्टार और डेल्टा हो सकता है, नॉर्मल रनिंग कंडीशन में प्रेफर्ड हम लोग स्टार करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है रोटर की वाइंडिंग हमेशा और हमेशा स्टार कनेक्टेड ही रहेगी, ठीक है। दिमाग को बैठा लेना है, रोटर पे कभी भी हम लोग डेल्टा कनेक्शन नहीं करते हैं, याद रहेगा, याद रहेगा, बताइए, ठीक है। तो दिमाग में बैठा लेना है, यहां हम लोग स्टार्टर पे स्टार और डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें भी नॉर्मल रेटिंग कंडीशन में हम लोग स्टार ही कनेक्टेड करते हैं, बाद में एनालिसिस करके बताएंगे क्यों। लेकिन ये याद रखना है कि स्टार्टर में भले ही हम लोग स्टार या डेल्टा कर सकते हैं, लेकिन रोटर हमेशा और हमेशा स्टार कनेक्टेड ही रहेगा, रोटर पे डेल्टा वाइंडिंग कभी नहीं करते हैं इंडक्शन मोटर के केस में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके रोटर पे। अब क्या होगा, तो इसका रोटर, जाहिर है रोटर भी 3 फेज है और स्टार कनेक्टेड ही होगा, तो ये हो गई आपके रोटर की सर्किट की वाइंडिंग, यानी रोटर सर्किट वाइंडिंग। अब इसका कनेक्शन कहां देंगे,
इसका कनेक्शन कहां देंगे बताइए, बता चुके हैं सारी चीजें, कहां देंगे? हाँ कहां? ब्रश में, स्लिप रिंग्स में देंगे। ब्रश तो उसके बाद आएगा ना, ब्रश में कनेक्शन कहां से करेंगे इसका? कुछ भी, स्लिप रिंग में कनेक्शन होगा ना, ठीक है। तो ये आपके शाफ्ट में, शाफ्ट के स्लिप रिंग पे कनेक्ट हो जाएगा। चलो शाफ्ट निकाल देते हैं यहां पे। सपोज दैट ये इसका शाफ्ट है, ठीक है। अब शाफ्ट पे क्या होगा? तो शाफ्ट पे आपका तीनों स्लिप रिंग माउंट होगा, ठीक है। तीनों स्लिप रिंग शाफ्ट पे माउंट होगा। आर के लिए जो स्लिप रिंग है, वाई के लिए जो स्लिप रिंग है, और बी के लिए जो स्लिप रिंग है, तीनों का कनेक्शन हम लोग कर देंगे। इस तरह से तीनों का कनेक्शन हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, क्या नेसेसरी होता है, क्या यहाँ पे नेसेसरी होगा बताइए? 120 डिग्री। हाँ क्या? आवाज नहीं आ रही है, बताओ क्या नेसेसरी होगा यहाँ पे? सबसे पहला चीज कि इंडक्शन मोटर के केस में, इंडक्शन मोटर के केस में हमेशा याद रखना है कि आपका वाइंडिंग रोटर का जो है वो क्लोज सर्किट होना चाहिए, ठीक है। सर्किट क्लोज होगा तभी तो आपके रोटर के बार्स के अंदर या रोटर के वाइंडिंग के अंदर, अगर वाउंड रोटर है तो वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन लेंज लॉ लगने के लिए करंट भी फ्लो होना चाहिए, क्योंकि ये सारा प्रिंसिपल लेंज लॉ के एक्शन पे है। तो जाहिर है सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, चाहे तो हम लोग शॉर्ट सर्किट करके कंप्लीट कर दें, या अपनी जरूरत के हिसाब से अगर आपको स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव करना है तो रेजिस्टेंस लगा कर दें, लेकिन उस केस में भी आपको सर्किट क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाहिर है ये 3 फेज वाइंडिंग है, इसमें रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस को भी 3 फेज में ही रखेंगे, क्लियर। और रेजिस्टेंस को 3 फेज में रखेंगे, इस वाइंडिंग को हमने स्टार रखा है, इसलिए रेजिस्टेंस का जो 3 फेज रेजिस्टेंस का कनेक्शन करेंगे उसको भी स्टार ही रखेंगे। तो 3 फेज रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और वो भी 3 फेज हम लोग लगा देते हैं, ये हमेशा याद रखना है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और वो भी कैसे रहेगा? 3 फेज, और रेजिस्टेंस को भी स्टार कनेक्टेड ही हम लोग रखेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस को भी स्टार कनेक्टेड ही हम लोग रखेंगे। एक मिनट रुक जाओ, इस दूसरा वाला प्रोफाइल कनेक्ट कर लो। समझ में आ रहा है ये जो बताया अभी? समझ में आया अभी जो बताए? ओके रुक जाओ, ये दूसरा वाला प्रोफाइल डिस्कनेक्ट हो गया, इसको कर ले 564608।
खुशी देखना दूसरे वाले प्रोफाइल का रिक्वेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि वाइंडिंग आपका क्लोज होना चाहिए रोटर का, ठीक है, तभी इंडक्शन मोटर की तरह वर्क कर पाएगा। यानी आपका जो आपके रोटर की जो वाइंडिंग है वो क्लोज होना चाहिए। चाहे तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ स्लिप रिंग पे शॉर्ट सर्किट करके भी क्लोज कर सकते थे मेटल कॉलर को लगा के, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको टॉर्क इंप्रूव करना है, स्टार्टिंग टॉर्क, इसलिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना है। तो जाहिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के हेल्प से इस सर्किट को हम लोग क्लोज करेंगे, रोटर सर्किट को। तो रोटर सर्किट आपका 3 फेज स्टार कनेक्टेड है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी 3 फेज स्टार कनेक्टेड ही हम लोग रखेंगे। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? समझ में आ रहा है ये पॉइंट? बताइए। ठीक है, अब देखो तो स्टार कनेक्टेड नॉर्मली हम लोग ऐसे बनाते हैं, स्टार कनेक्टेड नॉर्मली हम लोग ऐसे बनाते हैं, क्लियर। लेकिन अगर सोचो ऐसे अगर बनाएं, तो क्या इसको स्टार कनेक्टेड कह सकते हैं? समझ में आ रहा है? एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से। नॉर्मली हम लोग स्टार कनेक्टेड ऐसे बनाते हैं, अगर ऐसे बनाएं तो इसको स्टार कनेक्टेड कहेंगे। बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझ लो, आंसर से पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मली स्टार कनेक्टेड हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसको क्या स्टार कनेक्टेड हम लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? चलिए जल्दी जवाब दीजिए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? रिप्लाई करो, आवाज आ रही है? ये क्वेश्चन समझ में आया? नॉर्मली इसको हम लोग स्टार कनेक्टेड बोलते हैं, इसको स्टार कनेक्टेड बोलेंगे कि नहीं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, क्यों? स्टार के जैसा तो नहीं है ये? हाँ, स्टार के जैसा तो नहीं है? क्यों बोलेंगे? स्टार के जैसा तो है नहीं। एक साथ एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है कि इस तरह दिखाते हैं सिर्फ इसलिए कि ज्योमेट्री के हेल्प से आपको कांसेप्ट बताया जा सके। मतलब होता क्या है, इन तीनों वाइंडिंग में ना आपके टाइम में फेज डिफरेंस है 120 डिग्री का। उस टाइम के चीजों को, जाहिर है टाइम आपको हम लोग सामने दिखा नहीं सकते हैं, टाइम को लाके आपके सामने दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन उस टाइम के कांसेप्ट को समझने के लिए फायदा उठाया जा सकता है कि उस टाइम को स्पेस के टर्म में आपको दिखाया जा सके, यानी ज्योमेट्री के स्पेस आपको दिखाया जा सके। तो ज्योमेट्री में आपको पता है कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो जाहिर है अगर हम इस तरह से 3 लाइंस को इंडिकेट करेंगे तो ज्योमेट्री में इन 3 लाइंस के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। तो एक्चुअली में इन वाइंडिंग्स के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है और उस 120 डिग्री के करस्पॉन्डिंग टाइम डिले है।
जाहिर है उस टाइम के कंसेप्ट को हम आपको विजुअलाइज नहीं करा सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं कहीं लिख के कि ये टाइम में ऐसे हो रहा हो, इसलिए उसको हम लोग ज्योमेट्री के हेल्प से दिखाने की कोशिश करते हैं। तब हम लोग इस तरह का शेप बना के दिखाते हैं कि पता चल सके आपको कि 180 डिग्री है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, टाइम का रिप्रेजेंटेशन है जिसको हमने स्पेस के टर्म में बताया। टाइम और स्पेस का बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप होता है जिसको सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमेशा बताया है, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेस और टाइम हमेशा कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है। हम लोग इसी का फायदा उठा के टाइम में जो फेज डिफरेंस है यानी टाइम में डिले है, ठीक है, उसको हम लोग इससे दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है, कनेक्शन जब इस तरह का होगा, ये अंडरस्टूड है कि इस केस में भी तीनों फेज के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यानी टाइम में डिले यहाँ भी 120 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो टाइम में डिले है वो भी है। सिर्फ ज्योमेट्री के हिसाब से इसको हमने ऐसे दिखाया, इसको हमने ऐसे दिखाया, ठीक है। तो ये स्टार कनेक्टेड है, यानी स्टार कनेक्टेड हम ऐसे रखें या स्टार कनेक्टेड ऐसे रखें, तो यहाँ स्टार कनेक्टेड रेजिस्टर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, यहाँ स्टार कनेक्टेड रेजिस्टर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में ही ले जाके कनेक्ट कर देंगे तीनों फेज के लिए। तो स्टार कनेक्टेड रेजिस्टर को हमने कनेक्ट कर दिया। इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया, क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से तीनों फेज के कनेक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। अब इसका क्या मतलब है, ये एरो दिखाने का, एरो दिखाने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो एरो दिखाया हमने, यस वेरिएबल। क्यों वेरिएबल हमने लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हम लोग प्रोड्यूस करें कांस्टेंट भी लेके चल सकते थे, हम लोग कैलकुलेट करके कांस्टेंट रेजिस्टेंस भी स्टार्टिंग के लिए ले सकते थे। हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते थे कि कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना चाहिए कितना टॉर्क बनाने के लिए, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे कि कितना हमें स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना है, उसके लिए हमें रोटर रेजिस्टेंस में और कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ना होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करके उतने फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस भी लगा सकते थे। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने से फायदा क्या होगा कि आगे चल के जब हमें स्पीड वेरिएशन कराना होगा या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को या टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक को वेरी कराना होगा, तो रेजिस्टेंस में वेरी करा के वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वेरिएबल रेजिस्टेंस लेके चलते हैं। अब देखो हुआ क्या ना, आपका रोटर का सर्किट यहां तक आया स्लिप रिंग तक, और स्लिप रिंग के बाद ब्रश लग के, जाहिर है यहाँ ब्रश होगा, ब्रश से कनेक्शन है, ब्रश के थ्रू कनेक्शन है, ये ब्रश सटा हुआ है और ब्रश से एक कंडक्टर सटा हुआ है, यानी यहाँ ब्रश है और तब कंडक्टर है, यहाँ ब्रश है तब कंडक्टर है, यहाँ ब्रश है तब कंडक्टर है। अब देखो आपका कनेक्शन कंप्लीट हो गया, यानी वाइंडिंग क्लोज हो गया, और आपको क्लोज सर्किट वाइंडिंग चाहिए भी अगर आपको रोटर का ऑपरेशन और आपको इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन कराना है। क्लोज हो गया, अब आपका इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगा, इंडक्शन मोटर रन करने लगेगा, और रन करने में आपको टॉर्क इंप्रूव कराने के लिए जो रेजिस्टेंस चाहिए था वो रेजिस्टेंस भी आपने स्टार कनेक्टेड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये रन करते करते रन हुआ, तो जाहिर है रोटर जीरो से स्टार्ट हुआ, रन हुआ तो उसका क्या मतलब है, रन होने का मतलब है कि सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स तो बन गया होगा जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन रोटर कहां से शुरू हुआ होगा, तो रोटर जीरो स्पीड से शुरू हुआ होगा और धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ने लगेगा, ठीक है। बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा, नियर सिंक्रोनस स्पीड पहुंचेगा, कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को कैच अप नहीं करेगा, ठीक है। नियर सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाएगा, यानी अपने रेटेड स्पीड पे पहुंच जाएगा। अब रेटेड स्पीड पे पहुंच गया तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि अब इस रेजिस्टर की जो एक्सटर्नल रेजिस्टर हमने ऐड किया था, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो सबसे आसान तरीका है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाए रखते हैं। आगे चल के सेंट्रीफ्यूगल स्विच का भी कंस्ट्रक्शन आपको बताएंगे। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, जिस स्पीड के लिए हमने डिजाइन किया है। सपोज दैट यहाँ पे, ठीक है, तो सपोज दैट इस मशीन का सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है,
अगर इस मशीन का सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है तो इसके रोटर का स्पीड वेरी मच नियर टू सिंक्रोनस स्पीड जाएगा, लेकिन कभी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होगा। तो सपोज दैट इसके रोटर का स्पीड 0 से शुरू हुआ और इस रोटर का रेटेड स्पीड जो है ना, मान लो 1495 आरपीएम है, यानी रेटेड स्पीड पे पहुंच गया। अब हम लोग यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस तरह से डिजाइन है कि 1495 आरपीएम यानी रेटेड स्पीड से कम जब रोटर का स्पीड होगा, यानी जब एनआर इज लेस देन इट्स रेटेड स्पीड, और इस केस में रेटेड स्पीड मान लो 1495 आरपीएम है, तो ये इस तरह से डिजाइन होगा कि जब एनआर 1495 आरपीएम से कम है तो ये स्विच कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही एनआर 1495 आरपीएम पे पहुंच जाएगा, ये स्विच क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक मेटल कॉलर को लाके इससे सटा देगा। एक मेटल कॉलर को लाके इन तीनों वाइंडिंग को सटा के यहां से तीनों वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देगा। शॉर्ट सर्किट कर दिया तो भी आपका सर्किट क्लोज है, और पहले रेजिस्टर से लगा हुआ था तो भी आपका सर्किट क्लोज था। लेकिन करना क्या था, शुरुआत में आपको रेजिस्टर को कनेक्ट होते रहना था। यानी हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, इंडक्शन मोटर को रन होने के लिए हमेशा उसका रोटर क्लोज सर्किट होना चाहिए। तो देखो स्टार्टिंग में भी क्लोज सर्किट है और रेटेड स्पीड पे भी क्लोज सर्किट है। हाँ, अंतर क्या है कि स्टार्टिंग में इस रेजिस्टर के हेल्प से हमने क्लोज सर्किट रखा है और रनिंग कंडीशन में यहीं से शॉर्ट करके हमने क्लोज कर दिया। तो जाहिर है यहां से हमने शॉर्ट कर दिया मेटल कॉलर से, तो ये कनेक्ट भी है, तो क्या इसमें करंट जाएगा? ब्रशेस यहां कनेक्ट भी है, ब्रशेस यहां कनेक्ट है, ब्रश हटा नहीं है, ब्रशेस यहां कनेक्ट भी है, तो क्या करंट जाएगा उन रेजिस्टर में? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया। और हमेशा करंट कहां फ्लो होता है? जिधर हाईएस्ट कंडक्टिंग पाथ मिले या जिधर लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिले। तो यहां से अगर करंट की ब्रांचिंग होती तो दो डायरेक्शन था करंट के पास जाने के लिए, या तो इसके अलोंग जाना या यहां से शॉर्ट सर्किट होकर अपने पाथ को कंप्लीट कर देना। तो जाहिर है लीस्ट रेजिस्टिव पाथ किधर मिल रहा है? शॉर्ट सर्किट के अलोंग, शॉर्ट सर्किट के अलोंग यानी कॉलर के अलोंग। तो करंट कॉलर के अलोंग फ्लो होके ही अलग अलग फेजेस में चला जाएगा और शॉर्ट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस डायरेक्शन में कॉलर लगने के बाद अब कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो देखो ये कनेक्ट भी है, कनेक्ट होके भी डिस्कनेक्ट है। कॉलर लगने के बाद यानी रेटेड स्पीड पे जैसे ही आया, जब तक एनआर लेस देन रेटेड स्पीड था, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं एक्ट कर रहा था। हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऐसा डिजाइन किया कि जैसे ही 1495 आरपीएम यानी रेटेड स्पीड पे ये पहुंचा, हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऐसा डिजाइन किया कि इस रेटेड स्पीड पे ये मेटल कॉलर से इसको शॉर्ट करा देगा। और जैसे ही शॉर्ट करा दिया तो अब देखो रेजिस्टेंस वाला सर्किट जो है ना, स्टार कनेक्टेड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाला सर्किट कनेक्ट है, लेकिन कनेक्ट होके भी डिस्कनेक्ट है। कनेक्ट होके भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी करंट उसमें नहीं जा रहा है। तो जाहिर है जब कोई भी करंट नहीं जा रहा है तो क्यों ना हम ब्रशेस को उठा ले यहां से, क्योंकि ब्रशेस हमेशा उसके साथ रगड़ खा रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर हो रहा है। तो जब इस एक्सटर्नल सर्किट का रेटेड स्पीड के बाद कोई काम ही नहीं है तो क्यों ना हम ब्रशेस को भी उठा लें। तो इसी तरह हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच में ये ऑटोमेटिक अरेंजमेंट कर देते हैं कि जैसे ही रेटेड स्पीड पे पहुंचे तो दो काम हो। सेंट्रीफ्यूगल स्विच के अंदर दिमाग में बैठा लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के अंदर हम लोग ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं, ऐसा डिजाइन कर देते हैं कि जैसे ही रेटेड स्पीड पे ये रोटर पहुंचे, जैसे ही एनआर अपने रेटेड स्पीड के बराबर हो, दो काम करे सेंट्रीफ्यूगल स्विच। पहला कॉलर लगा के इसको शॉर्ट सर्किट कर दे, दूसरा इन ब्रशेस को उठा के डिस्कनेक्ट कर दे। क्योंकि ब्रशेस लगा रहेगा तो इधर आपका रेजिस्टेंस सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में कोई करंट जा नहीं रहा है, तो अननेसेसरली ब्रशेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, वियर एंड टियर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे बचा लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जो आपको पॉइंट लिखाए थे कि नॉर्मल रनिंग कंडीशन में, सबसे शुरुआत में आपको लिखाए थे इंडक्शन मोटर में कि नॉर्मल रनिंग कंडीशन में, जहां एडवांटेजेस बताए थे इंडक्शन मोटर का कि नॉर्मल रनिंग कंडीशन में ब्रशेस हम लोग निकाल देते हैं तो उससे भी आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। ये भी एडवांटेज था आपके इंडक्शन मोटर का।
तो यहाँ क्या है, इस तरह से हम लोग इस मैकेनिज्म से हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं ब्रशेस को, कॉलर से आपका कनेक्ट करके शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और इस तरह से आपका वाउंड रोटर काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया सारा चीज? ये मैकेनिज्म समझ में आया? बताइए, ये मैकेनिज्म समझ में आया? Yes, sir. यानी कहीं ना कहीं ये जो स्लिप रिंग है, इन स्लिप रिंग पे हमने ब्रशेस को कनेक्ट करके रखा, इस तरह से। इस तरह से हमने ब्रशेस को कनेक्ट करके रखा और इन ब्रशेस से कनेक्शन आपका स्टार कनेक्टेड रेजिस्टर में चला जाता है। इन ब्रशेस से ही इन रेजिस्टर में कनेक्शन हो जाता है और स्टार्टिंग में इस स्टार कनेक्टेड रेजिस्टर की वजह से क्लोज सर्किट है, रेजिस्टर ऐड है आपके रोटर सर्किट में, यानी आपका टॉर्क इंप्रूव हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे एनआर बढ़ने लगा, यानी रोटर स्पीड बढ़ने लगा। जैसे ही रोटर स्पीड रेटेड स्पीड पे पहुंचा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ने एक मेटल कॉलर लगा के इन तीनों को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया। अब ये मेटल कॉलर भी इसके साथ ही घूमता रहता है इन रिंग्स के साथ, यानी शॉर्ट सर्किटेड करके ये घूमता रहता है इन रिंग्स के साथ। ये जो मेटल कॉलर है ये शॉर्ट सर्किट करके इन रिंग्स के साथ घूमता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जाहिर है यहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अब इधर कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच में ऐसा डिजाइनिंग रहता है कि एक साथ रेटेड स्पीड पे पहुंचने पे एक साथ मेटल कॉलर से इसको शॉर्ट भी कर दे और एक साथ ब्रशेस को अब डिस्कनेक्ट भी कर दे, क्योंकि अब ब्रशेस की कोई जरूरत ही नहीं है आगे फर्दर उसको कनेक्ट करने का। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म में हम लोग इससे काम कराते हैं। आज आपका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। लास्ट पॉइंट बस इसमें लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, हेंस। हेंस के बाद एक कॉमा दे दीजिए, कॉमा दे दीजिए, कॉमा के बाद लिखिए अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशंस, हेंस अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशंस, फिर एक कॉमा दीजिए, the wound rotor is itself short circuited. The wound rotor is itself short circuited. Just like an फिर से बोल देते हैं, लिख लो, hence under normal running conditions। ठीक है, लिख लीजिए, hence under normal running conditions the wound rotor is short circuited on itself, the wound rotor is short circuited on itself just like squirrel cage rotor। ठीक है, तो नॉर्मल रनिंग कंडीशन में ये स्क्वायरल केज रोटर की तरह ही शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। कैसे? तो हमने देखा कि कैसे मेटल कॉलर के हेल्प से इसको हम लोग शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा पॉइंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स शेयर कर देंगे उससे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बस खाली एक्सप्लेन कर देते हैं एक डायग्राम से। बाकी पार्ट्स को, आपका जो मेन पार्ट था स्टार्टर और रोटर हो गया, अब छोटे छोटे जो पार्ट हैं उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग उस नोट्स से लिख लीजिएगा। ओके,
ओके, आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है क्लियर? Yes sir. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने जो मेन पार्ट्स थे ना उनको हमने देख लिया, यानी स्टार्टर और रोटर हमारा कवर हो गया। अब जो बाकी छोटे छोटे पार्ट्स हैं सिर्फ उनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ठीक है, तो जाहिर है कंस्ट्रक्शन में बाकी पार्ट्स भी आएंगे। बाकी पार्ट्स में जैसे सबसे पहले आपका फ्रेम आ गया। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका मोटर होगा तो फ्रेम तो होगा ही वहां पे। आपका मोटर होगा तो फ्रेम तो होगा ही, एक फ्रेम के अंदर हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो फ्रेम हो गया सबसे पहला पार्ट। इसमें जो आपका मेन पार्ट है कंस्ट्रक्शन का, यानी स्टार्टर, उसको हमने डिटेल से देख लिया। रोटर, उसको हमने डिटेल से देख लिया। रोटर का दोनों टाइप हमने डिटेल से देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं बाकी पार्ट्स पे। ठीक है, तो फर्स्ट इज फ्रेम। जाहिर है मोटर है तो उसका फ्रेम होगा, और फ्रेम कैसे बना होगा, तो मेड अप ऑफ क्लोज्ड ग्रेन अलॉय कास्ट आयरन। ठीक है, इसका जो आउटर फ्रेम है ना उसको क्लोज ग्रेन्ड, पहले बता चुके हैं कि मॉलिक्यूलर ग्रेन्स होता है। ठीक है, किसी भी सरफेस पे, किसी भी मेटालिक सरफेस पे, और मेटालिक क्या किसी भी सरफेस पे, नॉन मेटालिक पे भी, वुड में भी ग्रेन्स होता है। लकड़ी पे जो लाइंस होता है ना उनको भी हम लोग ग्रेन्स बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो भी मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट ही है। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग सीआरजीओ भी बनाते थे, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, यानी रोलिंग करके, ठंडे में ही रोलिंग करके मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट को एक डायरेक्शन में करते थे, यानी ग्रेन्स बनाते थे। तो यहाँ भी जो आपका स्टील होगा, फ्रेम जो होगा वो कैसे बना होगा, तो क्लोज ग्रेन्ड एलॉय कास्ट आयरन से बना हुआ होगा। ठीक है, क्लोज ग्रेन्ड